हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी को जेईई एडवांस की तैयारी को लेकर के बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे होंगे। आपकी जो मेहनत है उस मेहनत को बूस्ट करने के लिए आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी ने एक रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज में आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हर दिन एक ही डीपीपी सॉल्व करना है और लाइक एग्जाम की तरह आपको सॉल्व करना है। कुछ टाइम अपने आप को देते हुए 40 मिनट्स 50 मिनट्स का टाइम देते हुए देन आप सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। ठीक है, और सारी प्रॉब्लम्स ये आपके लिए क्या एक नई प्रॉब्लम्स की तरह है। ऐसे न्यू प्रॉब्लम्स को आप कैसे हैंडल करते हैं उस तरह से आपको समझ में आना चाहिए ना। नाउ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने डे 30 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 30। ठीक है, तो इसमें जो पैटर्न है वो सेम, हमने सभी तरह की प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, पैराग्राफ और इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना। सभी प्रॉब्लम्स को टच किया है। बाद में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका आंसर की दे रखा है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम से। क्या देखा क्वेश्चन नंबर 1 में, लेट जेड बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, देन मॉड ऑफ जेड इज ना। तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा। अब तो इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। क्या दे रखा है, मॉड ऑफ जेड प्लस 16। ठीक है, दैट इक्वल्स टू कितना देता है, 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ दे रखा है जेड प्लस 1। ठीक है, ऐसे कुछ दे रखा है। आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मॉड ऑफ जेड का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो देखो आपको एक बात ही समझ में आना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, मॉड ऑफ जेड प्लस 16 अपॉन में जेड प्लस 1, थोड़ी देर के लिए आपको समझाता हूँ एक हिंट के तौर पे, बराबर 1, सॉरी बराबर इक्वल टू 4, कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, ध्यान से अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड बच्चों। हाँ तो बच्चों क्या बात कर रहे थे कि अच्छा देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये एक्चुअली जो इक्वेशंस लिखा हुआ है ये एक्चुअली अगर आपने जैसे इसको ऐसे लिखा तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि ये तो पॉइंट पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मतलब अगर लोकस ऑफ पी की बात करें तो कितना आएगा, सर्कल आएगा। मतलब लोकस ऑफ पी इज सर्कल, पॉइंट पी का जो लोकस है वो क्या होगा, सर्कल होगा। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब सर्कल है तो उसका सेंटर और ओरिजिन है ना, उस तरह से बात हो रही, सॉरी सेंटर एंड रेडियस। मान लो कोई सर्कल कुछ इस तरह से लिखा हो, मान लो सर्कल ये है। मोड जेड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मोड जेड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस किसका होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जेड फ्रॉम ओरिजिन, यही है मोड जेड का मतलब। तो 0,0 से डिस्टेंस, तो 0,0 मान लो ये आ गया हमारे पास में, जेड मान लो यहाँ से, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला केस आएगा मिनिमम डिस्टेंस का ना। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच भी क्लियर हो गया ना। ना अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि मोड जेड के, देन मोड जेड के वैल्यू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, देन ऐसे कुछ पूछा हुआ, मिनिमम भी नहीं पूछा हुआ इसने ना, कि मोड जेड क्या होगा ना, ऐसा कुछ पूछा है ना। ठीक है, नाउ तो देखो पहला काम तो हम क्या करते हैं, सर्कल फाइंड आउट करते हैं ना। ठीक है, सर्कल निकालने के अब तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक आसान तरीका सिखाता हूँ, मेथड 1, और यही हम सीखेंगे ना। लेट आपने क्या किया, जेड का वैल्यू ले लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, दैट इक्वल्स टू जेड आपने मान लिया। तो एक्स प्लस आयोटा वाई तो हमने यहाँ लिखा और एक्स प्लस आयोटा वाई हमने यहाँ लिखा। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका जब मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स प्लस 16 का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यहाँ से है 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ से हम लिखेंगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 32x यहाँ से आ गया, प्लस में कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 256 है ना, याद ही रहता है सभी लोगों को। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, 32x आ गया प्लस 256 आ गया, 16 हमने यहाँ लिखा ना, उसका स्क्वायरिंग किया है ना, अंडर रूट तो हट जाएगा, साथ में अंदर का स्क्वायरिंग भी ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस का कितना आ गया, 2x यहाँ से आ गया। ठीक है, और प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 1, ऐसे कुछ आएगा। अब देखो पॉइंट को समझा जाएगा ना। पॉइंट इज दैट कि हमने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, जेड इंटू एक्स प्लस 1, तो इसका स्क्वायर किया 16 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x है ना।
ओके, अब देखो पॉइंट को अगर समझे, 16x² यहाँ से 16y² यहाँ से है। इट मीन की अगर मैं बात करूं तो भैया यहाँ से कितना आ गया 15x² प्लस 15y² आ गया, 16x² 16y²। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से कुछ ऐसे ये कैंसिल हुआ ना। अब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया 32x आया, 32x से 32x कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। अच्छा 16 को मैं इस साइड ही ले जाता हूँ, तो 16 को अपना इस साइड ले गए तो 256 में से 16 सेपरेट करेंगे, 650 गया तो 240 आ गया। ठीक है ना, ऐसा कुछ आया। और ऐसा कुछ आया तो इट मीन कि अगर मैं यहाँ से बात की जाए तो x² प्लस y² की अगर बात की जाए तो इसको अगर डिवाइड करते हैं 15 से अगर डिवाइड कराएं तो 40 डिविजिबल है क्या? तो 240 बाई 15, तो चलो हमने यहाँ लिखा, हाँ डिविजिबल तो है। 15 से जाएगा तो कितना आ गया, एक टाइम यहाँ से कट हो गया ना, 5 और 9 यहाँ से बचा, कितना आ गया 90 आ गया। और 15 इंटू 90 अगर हम देखें 36 टाइम्स जा रहा है, मतलब ये कुछ ऐसे आ गया। x² प्लस y² इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ गया। ये तो मतलब ये तो हमारे पास जो सर्कल लिखा हुआ है उसका सेंटर कितना है 0,0 लिखा हुआ पहली बात तो। ठीक है, उसका रेडियस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए मॉड जेड है ना, तो जेड यहाँ पर लाई कर रहा है तो इसका ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो ये तो कितना आएगा ऑलवेज ही कितना आ जाएगा, मॉड जेड का वैल्यू तो ऑलवेज कितना आ रहा है 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड जेड ऑलवेज कितना है 4 आया, तो 4 आया तो मॉड जेड का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, मॉड जेड का वैल्यू 5 हो सकता है, मॉड जेड नहीं नहीं ऑप्शन ए ही रहेगा और यही ऑप्शन आएगा। मॉड ऑफ जेड कितना आ जाएगा देन 4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की बात समझ में है। इस प्रॉब्लम में एक खास बात ये हो गई थी कि सर्कल है कोई आसान सा सर्कल बन गया था, मतलब मॉड ऑफ जेड हमारे पास 4 आ गया। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था और आसान प्रॉब्लम था। फर्स्ट का आंसर क्या दिया ए है ना, सही है ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया था, कुछ खास कारण था कॉम्प्लेक्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और अब बढ़िया प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, लेट द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डिनोटिंग द पॉइंट और कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 सपोज दैट a100 और b100 है ना, ऐसे कुछ देकर 2,4 द वैल्यू ऑफ दिस a1 प्लस b1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो ये बात आपके बड़े काम की होनी चाहिए। पहली बात है देखो आपको कुछ कुछ पॉइंट समझ में आने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट की बात करें a1, b1, तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है। मतलब ये क्या लिखा हुआ a1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b1, ये लिखा हुआ। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में ये लिख दिया। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इट रिप्रेजेंट ए पॉइंट है, डिनोटिंग द पॉइंट, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक की बात तो समझ में आई। अच्छा अगर मुझे इसको लिखना है तो देखो अब यहाँ से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। मैं तो इसको मैंने क्या किया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट किया। an+1 हमने यहाँ लिखा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ bn+1, तो हमने ये लिखा। बात सही है, कोई भी गलत नहीं है। अब √3 टाइम्स ऑफ an, तो यहाँ से है माइनस ऑफ bn, ठीक है, प्लस साइन ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ bn, तो हमने यहां से लिखा प्लस साइन ऑफ an। ठीक है, ऐसा कुछ है ना। अब पॉइंट समझते हैं। अब मैंने देखो इस बात को ऐसे कुछ लिखा, √3 टाइम्स ऑफ an यहाँ लिखा हुआ, bn यहाँ लिखा हुआ ना, और हमने क्या किया √3 ऐसे कॉमन लिया और यहाँ से लिखा an प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ bn। ठीक बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आयोटा का टर्म हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है, तो आयोटा टाइम्स ऑफ an, तो यहाँ लिखा हुआ माइनस ऑफ bn, मैंने कुछ ऐसे लिखा। अब देखो इस बात को समझिए, अगर मैं आयोटा यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ठीक है, थोड़ा सा अगर पॉइंट समझे इसको an प्लस आयोटा bn, आयोटा हमने यहाँ से कॉमन लिया तो an यहाँ से 1 आयोटा आ जाएगा, 1 आयोटा को मैं माइनस आयोटा लिखूंगा तो प्लस आयोटा आ जाएगा, bn इतना आया। मतलब हमारे पास अगर आप समझे बात को तो √3 तो यहाँ से आया an प्लस √3 प्लस आयोटा है ना, ऐसे कुछ लिख लेता हूँ। मतलब इसको कॉमन ले लिया आपने तो an प्लस आयोटा bn, कुछ ऐसे बना। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आएगी। ओके, तो an प्लस 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b ऑफ n प्लस 1, कुछ ऐसे लिखा। अब देखो अगर मान लो कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर z नाम दें, कुछ इस तरह से नाम दिया z ऑफ n प्लस 1,
और यहाँ से अगर बात करें √3 प्लस आयोटा, और यहाँ से इसको नाम दे देते हैं जेड एन। ठीक है, ऐसे कुछ नाम दे दिया। अगर आप इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो जेड ऑफ एन प्लस वन अपॉन में जेड एन दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है √3 प्लस आयोटा। अच्छा, इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो इसका आर्गुमेंट मतलब मोड कितना आएगा, 2 आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ई पावर आयोटा। इसका आर्गुमेंट अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 1/√3, मतलब कितना आ गया 30 डिग्री है ना, मतलब 5/6 है। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात तो मालूम चली कि पहली बात तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये रिलेशन आया, बट मुझे करना क्या है, A100 B100 हमारे पास ये दे रखा है और वैल्यू ऑफ A1 प्लस B1 पूछा हुआ था। A1 मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या होगा ना, ये पूछा हुआ है। अच्छा, आपने अगर इस बात को अगर आप नोटिस करें, यहाँ से अगर आप इस पॉइंट को अगर नोटिस किया जाए तो व्हाट कैन आई से दैट कि भाई Z1 Z2 Z3 और डॉट 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 Zn कोमा Zn प्लस 1 ऐसे चलते गए, तो भैया ये कैसा लिखा हुआ कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये Z1 Z2 Z3 कैसा आएगा, इन जीपी में आएगा। पहली बात तो ये होगा, ये जीपी में होगा। अगर ये जीपी में होगा तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, कॉमन रेशियो, ये स्मॉल आर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर स्मॉल आर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा Z1 R होगा, तीसरा क्या होगा Z1 R स्क्वायर आएगा, यही आएगा ना हमारे पास। अगर सभी जीपी में है तो Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर, Z3 को A इंटू आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास में Z100 की अगर मैं बात करूं तो Z100 कितना आ जाएगा, Z1 इंटू आर पावर 99 ऐसे लिख सकते हैं Z100। और Z100 हमें दे भी रखा है ना, और हमें क्या निकालना है, Z100 कितना गिवन है 2 प्लस 4 आयोटा है ना, तो ये हमें दे रखा है 2 प्लस 4 आयोटा, ये दे रखा है ना। Z1 हमसे पूछा हुआ है, तो Z1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये Z1 कितना आ जाएगा, Z1 आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ से चलो कॉमन ले लो 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन में कितना जाए R पावर 99, ये आ गया Z1, और यही तो मुझे निकालना था। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को आप समझो, मैं इसे यही सॉल्व करता हूँ ना। तो Z1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो Z1 तो हमने यहाँ लिखा Z1 इक्वल टू, तो चलो 2 को तो यही लिख लेते हैं 1 प्लस 2 आयोटा हमने चलो ऐसे लिखा। ओके, R का वैल्यू कितना आ रहा है, ये कॉमन रेशियो आ रहा है, तो 2 पावर 99 तो हमारे पास यहाँ चला जाएगा, 2 पावर 99 आ गया। ठीक है, अब इसमें पावर 99 लगाएंगे तो ये कितना जाएगा, e पावर आयोटा π/6, इस पे पावर है 99। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। अब देखो 2 से चलो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आती। 1/2 पावर 98 तो यहाँ से आया। ठीक है, 99/6 को अगर मैं 3 से अगर कैंसिल करूं तो 3 तो यहाँ से आ जाएगा और 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 33/2 का जैसे अगर क्या है ना, ना यहाँ से अगर मैं समझे तो 1 प्लस 2 आयोटा तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो e पावर आयोटा माइनस ऑफ 33π/2 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा। अब देखो ध्यान से अगर बात को समझा जाए तो Z100 दे रखा था ना। ठीक है, अभी क्या बनेगा, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 कुछ ऐसे बनेगा। भाई e पावर ऑफ आयोटा थीटा को जब आप लिखते हैं, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, जब आप इसे लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, e पावर ऑफ आयोटा थीटा हम क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो cos थीटा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और माइनस ऑफ sin π/2 कुछ ऐसे लिखेंगे ना। तो Z1 हमने यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा अपने पास ये आ गया, अपॉन में कितना आ रहा है 2 पावर 98 यहाँ से आया, और ये बनेगा cos π/2, cos और मल्टीपल ऑफ π/2 तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा साइन ऑफ, अब ये बनेगा 33π/2 बना, कुछ ऐसा आया, और यह आयोटा का साइन हो रहा है। ठीक है, अब देखो साइन 33π/2 दिया तो पाई +1 बनेगा या -1, इसको समझ लेते हैं। देखो इसको अगर 2 से जब डिवाइड कराएंगे तो कितना जा रहा है 16π, मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो साइन ऑफ 16π प्लस π/2 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 2nπ प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो 16π को हटा दो π/2 बना, π/2 मतलब sin π/2 1 आ गया, मतलब फाइनली इसका वैल्यू 1 आ रहा है, माइनस आयोटा यहाँ लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं Z1 की बात करें तो 1 प्लस 2 आयोटा तो यहाँ से है, और दैट इज कितना है माइनस आयोटा अपॉन में कितना आ गया 2 पावर 99।
ये आया ना अल्टीमेटली। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ गया और माइनस का आयोटा, अपॉन में कितना रहा है 2 पावर 98 आया ना। अब बात क्या समझना चाह रहे हैं अपने पास में a1 प्लस b1 एच। तो अगर मुझे a1 प्लस b1 निकालना है तो भैया a1 अगर निकालें और प्लस b1 निकालें तो रियल पार्ट तो कितना है 2 अपॉन 98 आया प्लस साइन, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 अपॉन ऑफ 2 पावर 98 आया। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1 अपॉन ऑफ 2 पावर 98 आया, ये आंसर आना चाहिए। ठीक बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। 2 पावर 98 आया तो 1 अपॉन 2 पावर 98 कितना है, सी ऑप्शन आ रहा है ना। अच्छा, आपको मेरी बात समझ में है ना, सोचने का समझने का तरीका कैसे होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और जैसे आपने ये लिखा था यहाँ से हमें एक हिम्मत मिली कि ये क्या बन रहा है, जीबी बनाएगा। और जैसे जीबी बनाया तो बात बड़ी आसान हो गई, फिर तो कैलकुलेशन पे बात चली गई थी, कैलकुलेशंस पर ना। हाँ, क्या आंसर आएगा इसका, सेकंड का सी ऑप्शन, सेकंड का सी एकदम सही जवाब है। ठीक है ना, अब आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। मैं आपको उसको बहुत ही तसल्ली से समझाऊंगा ना। इसमें थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पाई आएगा ना। चलो ना समझो, ए वेरिएबल पेयर ऑफ कॉर्ड एट राइट एंगल, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से ड्रॉ किया गया है विथ सेंट्रिक एंगल कितना है π/4 ऑन दिस एलिप्स। ठीक है, टू मीट द एलिप्स एट 2 पॉइंट, एलिप्स को 2 पॉइंट पे मिल रहा है, से ए एंड बी। इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट क्यू ए कॉमा बी, देन द वैल्यू ऑफ ए, थोड़ा हटा देते हैं, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m अपॉन n, m और n को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, देन n माइनस m एच। ये पूछा गया आपसे ना। तो प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी सी कैलकुलेशंस आ जाती है अगर हम नॉर्मल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसे मैंने काफी टाइम से सॉल्व किया था, बहुत सारी थोड़ी सी दिक्कत भी जा रही थी ना, तो इसका फिर एक और तरीका समझ में आया कि ऐसे ही करना चाहिए, ज्यादा आसान ही रहेगा ना। देखो पहले तो आप समझे है ना, इलिप्स हमारे पास स्टैंडर्ड इलिप्स दे रखा है, ये है इलिप्स। ठीक है, ऐसा इलिप्स दे दिया, ये इलिप्स आ गया। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 दैट इक्वल्स टू 1 है। इस इलिप्स को देख करके एक बात तो समझ में, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी चलो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक जितना समझ में आया है। पॉइंट p के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो पॉइंट p का हम कोऑर्डिनेट आसानी से लिख सकते हैं, कितना जाएगा a cos थीटा। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो कितना है a cos थीटा प्लस का b sin थीटा, ये लिखा। a का वैल्यू तो 2 आ गया, थीटा का वैल्यू कितना रहा π/4 आया, तो √2 तो यहाँ से आया, b का वैल्यू 1 और यहाँ से जाएगा sin π/4 1 आया, मतलब √2 कॉमा कितना आ गया 1/√2 आया। ये आया हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट आए। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है, कि सवाल को समझाता हूँ थोड़ा सा मैं आपको, समझिए ध्यान से। कि पॉइंट p से हमने क्या किया, ऐसे एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ये वेरिएबल कॉर्ड एट राइट एंगल है ना, राइट एंगल तो मान लो तो एक दूसरा कुछ ऐसे जा रहा है, ये राइट एंगल मान लेते हैं, यहाँ कट कर रहा है ना, डायग्राम में कुछ ऐसे ऊपर से जा रहा है ना, ये राइट एंगल है, ये यहाँ ए पे कट कर रहा है और मान लेते हैं कि यहाँ बी पे कट कर रहा है। तो जो ए बी है ये कुछ ऐसे यहाँ दिखा देता हूँ, है ना, बी को हम यहाँ मान लेते हैं। तो ये कुछ ए बी जैसे रफ डायग्राम बना रहा है। तो ए बी क्या कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट क्यू से पास कर रहा है, दैट इज ए कॉमा बी। ठीक है, ये दे रखा है। देन आपसे पूछा गया है कि अगर ए कॉमा बी है पॉइंट, तो ए स्क्वायर है ना, फिर आगे पूछा है ए कॉमा बी, देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है m अपॉन n में, मतलब आगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि इसके आपने पैरामीट्रिक एंगल अगर अल्फा मान लिया, इसका पैरामीट्रिक एंगल अगर बीटा मान लिया, और देन आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं 90 यहाँ से लगाते हुए m1 m2 -1 लगाते हुए, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंथी हो जाती है ना। उसका मैं एक और तरीका समझाता हूँ। एक और तरीका क्या बताते हैं कि भाई ऐसा कुछ आपको पता है कि कॉर्ड है a कॉमा बी है ना, ये एक फिक्स है ना, फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, वो फिक्स पॉइंट आपको निकालना है। ठीक बात है। तो मैंने क्या किया भाई, आपको ऐसा कुछ पता होता है कि अगर मान लो कि अगर ये यहाँ पर ओरिजिन होता, जैसे कॉर्ड होती है और ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा होता, तो अब एक बात समझ में आता है ना, होमोजेनाइजेशन वाला तरीका लगा लेते, होमोजीनियस है ना, होमोजेनाइजेशन,
होमोजिनेशन वाला आप तरीका लगा लेते हैं ना। अगर मान लो कि ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आता, 0 आ जाता। अब देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेक्निक यूज किया। क्या किया, पहला काम तो मैंने किया, इस ओरिजिन को हमने क्या किया, इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास न्यू डायग्राम ये रहा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखे हैं, मान लेते हैं कि ओरिजिन 0,0 is shifted at point √2, 1/√2। देन इक्वेशन ऑफ कर्व अगर मैं लिखूं, देन इक्वेशन ऑफ कर्व इन न्यू सिस्टम, अगर नए सिस्टम में अगर इक्वेशन ऑफ कर्व लिखे इन न्यू सिस्टम तो कितना आएगा, स्मॉल x बराबर आएगा कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y बराबर आएगा कैपिटल Y प्लस k। क्या वैल्यू ये है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखते हैं ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन न्यू सिस्टम। यहां से जब आप लिखेंगे कितना आएगा, स्मॉल x 1/4 को तो चलो बाहर कर देते हैं, स्मॉल x का वैल्यू कितना आएगा कैपिटल X प्लस √2 का होल स्क्वायर, स्मॉल y का वैल्यू कितना आ जाएगा कैपिटल Y प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, अपॉन में 1 आया दैट इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। अब देखो इस इलिप्स को अगर मैं लिखता हूं तो कैपिटल X स्क्वायर तो हमने यहां से लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे 2ab का टर्म लिखेंगे, तो 2ab और बाई 4 भी हमने किया तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √2 से ab कैंसिल हो जाएगा, मतलब x अपॉन √2 का टर्म आएगा। कहने का मतलब ये है, इसका स्क्वायर कराएंगे तो 2 आ गया, 2/4 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आया। ये आ गया हमारे पास है ना, और इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया ना। यहाँ से अगर मैं देखूं तो वाई स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ वाई यहाँ से आएगा, प्लस में कितना आएगा 1/2 यहाँ से है और दैट इक्वल्स टू 1 यहाँ से। ठीक है, अब देखो 1/2 और 1/2 तो 1 आया और 1 से यहाँ कैंसिल हो गया, मतलब अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर प्लस अच्छा यहाँ से 1/4 ये भी आएगा ना, 1/4 ना, इसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 का टर्म आया, एक वाई स्क्वायर का टर्म आया, प्लस एक्स अपॉन √2 का टर्म आया, प्लस कितना आ गया √2y इक्वल्स टू 0 आया। ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आया इन न्यू सिस्टम। ठीक है, इन नए सिस्टम में ये आ गया। ठीक, अब मान लेते हैं कि हम एक कॉर्ड लेते हैं ना, न्यू सिस्टम में एक कॉर्ड लेते हैं, इस इलिप्स आ गया ना। अब समझो एक कॉर्ड हमने लिया है ना, ये कॉर्ड ऐसे लिया, ठीक है, कॉर्ड, एक कॉर्ड अज्यूम करते हैं ये LX L कैपिटल X स्मॉल m कैपिटल Y इक्वल्स टू 1। ये हमने ऐसे मान लो कि इलिप्स ले लिया और इलिप्स किसी पॉइंट से पास कर रहा है ना, ये पॉइंट अपना नया पॉइंट 0,0 हुआ है ना, मतलब ये ओल्ड सिस्टम में कितना आ रहा था 1√2, 1/2 आ रहा है, बट न्यू सिस्टम में क्या है 0,0 है। अब हमने ऐसे कुछ कॉर्ड ले लिया, उल्टा जा रहा है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब क्या कि इसको होमोजीनियस बनाया, होमोजीनियस, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना क्या होता है होमोजीनियस का ना, कोई इशू नहीं है। अब जब होमोजीनियस बनाएंगे तो यहाँ से क्या कराएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 तो यहाँ से लिखेंगे, बाई स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे, 1/√2 हमने यहाँ लिखा और x यहाँ लिखा हुआ, इंटू उसको 1 से मल्टीप्लाई कराया होमोजीनियस बनाने के लिए, और 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा कैपिटल LX प्लस my प्लस √2 टाइम्स ऑफ y को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। होमोजीनाइजेशन का जो तरीका आपको पता होना चाहिए ना, LX और my दैट इज 0 इंटू 1 स्क्वायर कराएंगे तो फाइनली 0 हो जाएगा ना। अब क्या है कि ये आ गया हमारे पास में होमोजीनियस इक्वेशन आया, रिप्रेजेंट टू लाइंस, रिप्रेजेंट टू लाइंस, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो a प्लस b कितना आएगा 0 आएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का सम कितना आना है 0 आना है। तो भैया आपने क्या किया, LX स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर मैं यहाँ से लिखूं तो 1/4 यहाँ से आया, यहाँ से अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखें तो L/√2 आया, ये आया, प्लस साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर तो 1 आया, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जब यहाँ से निकालेंगे तो
ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ m, दैट इक्वल्स टू कितना है, 0 आया। ठीक है ना, हमारे पास ये कंडीशन आई। अब देखो पॉइंट समझो। अगर पॉइंट को समझा जाए तो L/√2 तो हमने यहां लिखा, प्लस √2m हमने यहां लिखा, बात ठीक है ना। और ये 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 5.4 यहां से आ गया, दैट इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है ना, उसके बाद हम एक काम करते हैं, 5.4 को इधर ले जाते हैं। चलो ठीक है, L/√2 तो हमने यहां से लिखा, √2m हमने यहां से लिखा, और ये आ जाएगा -5.4 आया। -5.4 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां तो आ जाएगा -4/5 √2, L यहां से आया माइनस साइन ऑफ -4/5 इंटू √2 इंटू m बराबर 1 आया। ठीक है, ये हमारे पास लाइन आया। अब लाइन क्या है कि ये पता है कि अब आपको देखो ये पता होना चाहिए कि Lx प्लस एम वाई इतना है। अब एक काम कर सकते हो आप, m का वैल्यू निकाल के या फिर 1 का वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, L की टर्म को एक साथ लिखो और m की टर्म को एक साथ लिखो, तो ये L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 में कन्वर्ट होगा। मतलब ये जो लाइन होगा वो किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा, तो मतलब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, सॉरी क्या कहना, फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा ना। फैमिली ऑफ लाइंस है तो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा। L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 वाला फॉर्मेशन बन रहा है। देखो अगर मैं इसको अगर लेता हूं तो फिक्स पॉइंट आएगा, फिक्स पॉइंट कितना है, कंपैरिजन से निकाल दो। कैपिटल X बराबर कितना आ गया, कैपिटल X बराबर आ जाएगा -4/5 √2, ये आया। और कैपिटल Y बराबर कितना आ जाएगा, -4√2/5 आया। ये आ गया कैपिटल X और Y आया। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट आए, और ये फिक्स पॉइंट क्या है, इन दिस सिस्टम आया। बट हमें क्या चाहिए, ओल्ड सिस्टम में निकालना है। तो कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू पता है आपको, तो स्मॉल x और स्मॉल y आपको निकालना है। तो स्मॉल x कितना आ जाएगा भैया, स्मॉल x आ जाएगा कैपिटल X प्लस 1/√2, स्मॉल y अगर निकालेंगे तो भैया कैपिटल Y, सॉरी स्मॉल x प्लस √2 है, स्मॉल x प्लस √2 तो हमने यहाँ लिखा, और स्मॉल y कितना आ जाएगा, y प्लस 1/√2, ये आ रहा है। स्मॉल x का वैल्यू लिखते हैं, स्मॉल x का वैल्यू कितना है, कैपिटल X, तो कितना आ गया, -4/5 √2। तो बहुत ध्यान रखना है इसके कैलकुलेशंस में, है ना। और यहाँ √2 हमने लिखा। ठीक है, स्मॉल y की अगर बात करें तो -4/√2 तो हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा 5, और प्लस का कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा ना। फिक्स पॉइंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो स्मॉल x का वैल्यू कितना है, इसको मल्टीप्लाई किया 5 √2 कितना आ जाएगा, 10 बन जाएगा ना। 10 यहाँ से आया और माइनस का 6 यहाँ से, -4 तो कितना आ गया, प्लस का 6 अपॉन कितना बनेगा, 5√2 बना। स्मॉल x तो ये है। स्मॉल y की अगर बात करें तो यहाँ पे अपने एलसीएम लिया तो यहाँ 2 बना है ना, 8 बन जाएगा। -8 प्लस का 5 कितना बन जाएगा हमारे पास में, -3, और यहाँ से कितना आ जाएगा, अगेन 5√2, यहाँ से ऐसा आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये आया। तो फिक्स पॉइंट हमारे पास ये आया अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम, है ना, A, B, है ना। तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस सवाल में। अब आगे उसने पूछा है कि a² प्लस b² को हम m और n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएंगे, और n माइनस m मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम बड़ा आसान हो जाता है, अब इसमें कोई मेहनत वाली बात नहीं बचती है ना। तो ये a, b आ गया हमारे पास, दिस इज द a और दिस इज द b ना। अब आपको निकालना है a² प्लस b²। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 36 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 9 जब यहाँ कराएंगे तो 45 बन जाएगा ना। 5√2 कितना आ जाएगा, 25 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, तो दैट इज 45 अपॉन में 50 यहाँ से आया, 5 से अगर डिवाइड कराएंगे तो 9/10 आ गया ये तो। ठीक है, 9/10 आया। और अपने अकॉर्डिंग अगर आंसर्स की बात करें तो ये तो m/n आया, और m और n को प्राइम नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, हाँ को प्राइम है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमसे पूछा है n माइनस m, तो 10 माइनस 9 का वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 10 माइनस 9 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अपने अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, थर्ड का ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड का ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक बच्चों, अब देखो आपने जब थर्ड प्रॉब्लम को लेकर के मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आप लोगों से। इस प्रॉब्लम को देखो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो ना तो इट इज मैनेजेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट अगर आप डायरेक्ट अगर इसी रेफरेंस में अगर सॉल्व करते हैं तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आई थी। अगर आपके पास में कोई बढ़िया सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है तो आप मुझे सेंड भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है ना।
है ना, आप मुझे बकायदा मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना, पहले भी ये सब डिस्कशन हो चुका है। अब देखो बात समझो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, लेट एक फंक्शन एफ दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 5 सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, है ना, कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन नंबर ऑफ फंक्शंस सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ठीक है, ओके, ये 351 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस और नंबर ऑफ फंक्शंस ये वाले ऐसे कुछ दे रखे ना, ठीक है। तो क्या रहेगा ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है, कौन सा करेक्ट नहीं होना है। अच्छा देखो, अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन अपने आप में छोटा सा क्वेश्चन, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शंस अपने आप में सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब 4 नई प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। इन सभी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, ऑप्शन ए की बात करें तो बच्चों ऑप्शन ए आप पहले कभी सॉल्व कर चुके हैं, ऑप्शन ए आप पहले कभी सॉल्व कर चुके हैं ना, ठीक है। तो अभी मैं आपको फिर से भी एक्सप्लेन कर दूंगा ऑप्शन ए को, पर आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ऑप्शन ए इंटीजर टाइप में आपसे पहले पूछा जा चुका है ना, क्या दे रखा है हमारे पास, सेट ए में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 7, यही दे रखा है, वहां पर कोई भी चेंज नहीं था ना। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक फंक्शन एफ है जो ए से ए में डिफाइंड है, ठीक है ना। एफ एक्स की अगर बात की जाए तो दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो इनपुट हमने डाला वही आउटपुट में होना चाहिए, जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस हमें बताने हैं ना, कितने सारे होंगे। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ केसेस बन सकते हैं। एक केस तो क्या बन सकता है, इनपुट आउटपुट सेम बने, मतलब यहाँ पर ये सभी सेम सेम आए। तो ऐसे हम जब फंक्शंस बनाएंगे भैया 4 बार लिखना पड़ेगा ना ऐसे करके, तो जो यहाँ डाला वो यही डालते गए, ये इसका बना आउटपुट, ये ऐसे बना, मतलब ये एफ बना, ये एफ बना, ये एफ बना, एफ ऑफ एफ एक्स 3 बार बना ना। ओके, बात समझो ना। एक तो हमारे पास ये आ सकता है, तो इस केस में नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, एक ही आएगा। इस केस में तो कहीं कोई दम नहीं आती ना। दूसरा केस 2, ये आपको ध्यान समझना है कि अगर मान लो कि हमारे पास में, जैसे हमें आपको ये बनाना है, बहुत से बच्चों को देखो इसी में दिक्कत होगी कि एक्चुअली क्या बना रहे हैं कि आपने x डाला, इसका आउटपुट एफ एक्स बना, तो यहाँ एफ एक्स आया, इसका आउटपुट को यहाँ डाला तो यहाँ एफ ऑफ एफ एक्स बना, इसके आउटपुट को जब इसमें डाला, है ना, तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब शुरू से लेकर एंड तक देखें, इट बिकम एफ ऑफ एफ एक्स, ये हुआ, ठीक है। नाउ x को यहाँ डाला तो यहाँ एफ एक्स बना, एफ एक्स को जब यहाँ डाला तो यहाँ एफ ऑफ एफ एक्स बना, यहाँ डाला तो ये बनेगा एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये बात आप जानते हैं ना। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं ना, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने। तो अब देखो हमारे पास में क्या हो सकता है कि 3 बार चाहिए। मैंने देखो एक एफ इसका इनपुट डाला, यहाँ से आउटपुट निकलेगा, ये आउटपुट इसमें जाएगा, ये आउटपुट इसमें जाएगा, फाइनली यहाँ पर एक्स दिखाना है। मतलब आप देखो एक एग्जाम्पल से लेके समझ चल रहा हूँ, 1 2 3 आपने लिया और 1 2 3 आपने लिया, मतलब 1 और 1 ऐसे समझो। इनपुट में 1 होना चाहिए, आउटपुट में 1 होना चाहिए। अब बीच में क्या है कि हमारे पास 2 आएंगे ना, अब ये 2 एलिमेंट्स आ रहे होंगे, तो 1 2 3 लेके चल रहे हैं ना, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी क्यों नहीं लेके चल रहे हैं, मतलब बाकी सबको सेम टू सेम कनेक्ट किया है ना, ये आप मानो ना। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, 1 और 2, 1 इनपुट 1 है, आउटपुट 1 है, तो यहाँ क्या हो सकता है तो भाई 1 को 2 से कनेक्ट करते हैं और 2 को 3 से कनेक्ट करते हैं और ऐसे कुछ आ जाए एक केस, या फिर यहाँ 3 और यहाँ 2 ऐसे बन जाए। यही तो 2 संभावनाएं हो सकती है कि और कोई संभावना हो सकती है क्या, नहीं, और कोई संभावना बन ही नहीं सकती, सेम टू सेम जा नहीं सकते। देखो 1 का 1 से कनेक्शन आ गया, ठीक है, 1 का 2 से कनेक्शन आया, 2 का किससे कनेक्शन आया, 3 से कनेक्शन आया, और 3 का किससे कनेक्शन आया, 1 से कनेक्शन आया, ठीक है ना। सॉरी 1 का 2 से था,
एक सेकेंड, हाँ क्या बनेगा, 1 का हमने 2 से कनेक्शन कराया, 2 का किससे कनेक्शन कराया, 3 से कनेक्शन कराया, और 3 किससे कनेक्शन कराया, 1 से कनेक्शन कराया। देखो यही तो बन रहा है, देखो मैं समझाऊं, 1 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का 1 से। तो देखो जो इनपुट डाला वही आउटपुट आया, यहां से आप देखें तो ये वहां बस ये बन गया ना, ठीक है, एक फंक्शन ऐसे बन गया। इसके अगर बात करें तो 1 3 2 ना, तो 1 का 3 से जाएगा, 3 का 1 से जाएगा, 3 का 2 से जाएगा, और 2 का फिर 1 से चला जाएगा ना, ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब एक अगर 1 2 3 अगर मैं लेके चलता हूँ एलिमेंट, तो हमारे पास एक ही क्या बना, हमारे पास इस 1 2 3 करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 फंक्शंस बन सकते हैं ना, या कैसे 1 2 3 ऐसे कनेक्शन आ जाए, और या फिर ऐसे कनेक्शन आ जाए, मतलब 2 फंक्शंस क्या हो सकता है, एक तो ये केस आ गया, मतलब एक तो ये आ गया, और एक और आएगा ना जो ये वाला रहेगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना ना, बहुत ही थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है इस प्रॉब्लम में ना, आसान है जब तक आप ध्यान लगाते हुए नहीं समझोगे। अब देखो हमने क्या किया, 7 थे, तो 7 में से किन्हीं 3 का सिलेक्शन कर लिया, 7 C3, मतलब मान के चलो 1 2 3 आया, थोड़ी देर के लिए मान के चलो। अब जैसे मान लो इनको जब मैं कनेक्शन कराऊंगा तो इससे करस्पॉन्डिंग फंक्शंस कितने बनेंगे, 2 फंक्शंस आएंगे हर एक पेयर के करस्पॉन्डिंग, और बाकी सबको मैंने एज इट इज कनेक्ट कर दिया, तो इनको कनेक्ट करने का तरीका कितना आएगा, एक तरीका आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। नाउ 7C3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 6 5 अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 2 3 इनटू में 2 लिखा हुआ है, तो 6 यहाँ से कैंसिल हुआ, 35, और ये कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है ना, एक तो हमारे पास ये एक तरीका हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, केस 3, उसको देखो आप यही समझिए, आप लोग बड़ी ध्यान समझना ना, इसी प्रॉब्लम में कई सारी बातें सिखाई गई। अब देखो आपको केस 3 बहुत आसान हो जाता है। आपने क्या किया, 1 2 3 यहाँ पर था, 4 5 6 और 7, मतलब 3 नंबर से ले लेता हूँ, 3 नंबर अगले नंबर ले लूंगा ना, और इनको ऐसे आपस में कनेक्ट करेंगे ग्रुपिंग ना, क्योंकि भाई 3 3 चाहिए हमें, 1 2 3 है ना, ऐसे कुछ, तो समझो 1 2 3 यहाँ ले लिया, 4 5 6 ले लिया, मतलब आपने क्या किया, चलो 7 में से पहले किन्हीं 6 का नंबर, किन्हीं 6 नंबर को ले लिया, वो भी 6 आ गया हमारे पास। इन 6 को मैंने क्या किया, 2 ग्रुप में बांटा, और ईच ग्रुप कंटेनिंग 3 3 ऑब्जेक्ट्स, इक्वल साइज आ रहा है तो इसकी वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ऐसे कुछ है ना। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, इस ग्रुप से कितने आएंगे, 2 फंक्शंस आएंगे, और इस ग्रुप से कितने आएंगे, 2 फंक्शंस आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, ये है। अब बच्चा एक एक को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एक तरीके से कनेक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू 1, ये हमारे पास आया। अगला जो नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे, ठीक है, इनका आपस में कनेक्शन बनेगा, और इन फंक्शंस का आपस में कनेक्शन बनेगा, 7 का 7 से ऐसे कनेक्शन हो जाएगा, बात समझिए। तो 7C6 को तो मैं 7 लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल को हम कितना लिखेंगे, 720 लिखेंगे, ठीक है। तो 9 3 यहाँ से आ जाएगा, तो हमारे पास कितना है, 6 यहाँ से आया, 6 इंटू 6, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 यहाँ से बना, 6 यहाँ से बना, और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना है, 6 इंटू 6 कितना है, 36 आ गया। 36 से अगर बात करें तो ये कितना, 2 टाइम्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये कितना बनेगा, 28 यहाँ से बना, 4 और ये 28 बना ना, मतलब 28 बना, तो मतलब कितना आ गया, 280 आ गया। ये इसका आंसर आया, 288 इसका आंसर आया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने, तो 280 ये आ गया, 70 आया, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 350 आया, ठीक है। और उसमें एक और फंक्शन हमने जोड़ दिया, 351, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे, 351 आएंगे, मतलब फर्स्ट अपना कैसा है, सही है। बात समझ में आई, तो फर्स्ट आपको ये रहा, बहुत ध्यान से समझना था ना, बहुत ही ध्यान से ना। अब देखो सेकंड की बारी आती है ना, सेकंड को समझिए। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने। अच्छा, ऑन टू फंक्शंस निकालने, और एफ ऑफ आई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो देखिए खास बात क्या है इस सवाल में, यहां भी 7 एलिमेंट है, इधर भी 7 एलिमेंट है, ठीक है। मतलब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, हर एक का प्री इमेज यहाँ पर होना चाहिए, मतलब 7 को 7 जगह देना रहेगा, तो मतलब सभी ऐसे आपस में कनेक्टेड रहेंगे, मतलब हर एक के पास एक ही मतलब कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, वो 2 कनेक्शन जा नहीं सकते, मतलब कोई अगर 2 कनेक्शन जाएंगे तो यहाँ से एक आध रह जाएगा, तो फिर ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो अब देखो क्या है कि 7 को 7 में अरेंज करना है, तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा,
बट उसने बोला है कि विदाउट एनी कंडीशन अगर हम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट टू फंक्शंस निकालते तो 7 फैक्टोरियल आता। बस उसने बोला है कि एफ ऑफ आई आई के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ वन वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, थ्री के इक्वल नहीं होना चाहिए, फोर के इक्वल नहीं होना चाहिए ना, मतलब एफ ऑफ थ्री फोर के इक्वल नहीं आना चाहिए, ये उसने ऐसा बोला हुआ है। तो अब पॉइंट समझो आप बात को। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दिस, कि भाई अगर इसको आप समझो कि मान लो वन वन में कनेक्शन है ऑलरेडी, कुछ ऐसे मान लिया, अब आपको डीअरेंज करना है। डीअरेंज आपको समझ में आया? डीअरेंज, डीअरेंजमेंट। तो डीअरेंजमेंट में मतलब क्या है कि मान लो वन वन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, टू से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, थ्री से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कितना आता है 7 फैक्टोरियल। तो एन ऑब्जेक्ट को 7 ऑब्जेक्ट को डीअरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन ऑफ 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन ऑफ 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन ऑफ 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये आएगा, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन कैसा हो गया? सही आ गया। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। नाउ दिस इज द पॉइंट है ना, ये आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी भी अपना कैसा आ रहा है? करेक्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डीअरेंजमेंट लगा देंगे। अच्छा, साथ ही साथ आप डी को भी समझिए ना, नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने, नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए भाई? वन किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, तो वन को कनेक्ट होने के नंबर एफ ऑफ आई के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो एफ ऑफ आई के इक्वल नहीं, एफ ऑफ वन वन नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ टू नहीं होना चाहिए। अब देखो डी की अगर मैं बात करूं, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। तो हमने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो भाई 7 पावर 7 आएगा टोटल फंक्शंस। अब इसमें से क्या किया? मैं वो वाले फंक्शन सेपरेट करते हैं जब वन एफ ऑफ वन वन है, एफ ऑफ टू है, या एफ ऑफ थ्री आ रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ वन वन आए, तो भाई एफ ऑफ वन वन आए तो मतलब क्या होना चाहिए? एफ ऑफ वन बराबर वन आए, या एफ ऑफ टू वन आए। जैसे कितने 7 है, 7 में से मैंने किसी एक का सिलेक्शन किया, तो जब एफ वन तो वो आ गया। एफ ऑफ वन मान लो कि वन आया, मान लो कि एफ ऑफ वन वन आ रहा है, ऐसे कितने सारे केस हुए। एफ ऑफ टू बराबर वन टू आए, तो 7 है, तो 7 में से हमने क्या किया? किसी एक का सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, वन को वन से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब बचे हुए हमारे पास 6 हैं। इस टू को कनेक्ट करने के कितने सारे वेज होंगे? 6 वेज। इसको कनेक्ट करने के 6 वेज, इसको कनेक्ट करने के 6 वेज, कितना आ जाएगा? 6 पावर 6 वेज आएगा। ठीक है, जब एग्जैक्टली वन यहाँ से कनेक्टेड था, अब मान लो एफ ऑफ टू आ रहा है, एफ ऑफ थ्री, एक समझो आप बात को, और डॉट डॉट एफ ऑफ सिक्स है। ये कौन सा? जब एग्जैक्टली वन वाला था। अब मैंने क्या किया? एग्जैक्टली टू वाला लेते हैं। जब एग्जैक्टली टू, तो 7 में से हमने 2 का सिलेक्शन किया, एग्जैक्टली 2, मतलब एफ ऑफ वन वन आ रहा है, एफ ऑफ टू आ रहा है, बाकी आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तब क्या किया? 5 को 5 में मुझे अरेंज करना रहेगा, तो 5 पावर 5 ये आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 2 जाएंगे, एग्जैक्टली 3 जाएंगे ना। ये अब आप समझ रहे हो इस समय कर क्या रहा हूँ? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा रहे हैं। यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ माइनस, और ऐसे चलते जाएंगे एंड सो ऑन। तो हम पूरी सीरीज लिख सकते हैं। मतलब हमारे हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी भी कैसा आ रहा है? करेक्ट ऑप्शन आएगा। ए बी सी तीनों सही है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई क्या बच्चों? अच्छा, एक और आपको रहस्यमयी बात बताता हूँ आपको। एक्चुअली ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये 7 फैक्टोरियल के बराबर लिखा हुआ है। आप कैलकुलेट करना एक बार, ये एक्चुअली 7 फैक्टोरियल ही आएगा। या आपने अगर क्लास में ढंग से सीखा होगा ना, तो यू नो दैट पॉइंट है ना, आप इस पॉइंट को जानते हो फिर। ओके बच्चों, क्या आपको यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी ना? ये आप समझना ना कैसे रहेगा। अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है ना। फंक्शन कम पीएनसी ही लग रहा है ना। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉब्लम पर। अगली प्रॉब्लम को भी बहुत ध्यान समझिए, ये भी बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है और काफी सही प्रॉब्लम है। बच्चों को समझ ही में ही दिक्कत रहती है। पहले आता देखो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ आई कैसा लिखा हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ जे लिखा हुआ है। ठीक है, और फॉर ऑल कितना लिखा हुआ? आई इज लेस देन जे, सॉरी आई इज ग्रेटर देन जे। आई कैसा होना चाहिए? जे से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब समझो आप लोग, आई जे से बड़ा होना चाहिए ना, इस बात को आप समझिए। आई का वैल्यू जैसे आपने क्या किया, इसको मैं ऐसे लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, आप ऐसे समझो। एफ ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ आई फॉर ऑल
जे इज लेस देन आई, ऐसे लिख दिया ना। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं लेस देन के सिंबल में, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं सिंबल। अब देखो थोड़ी देर के लिए मैंने आई का वैल्यू 1 लिया, तो आई का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता ना, आई की बात करते हैं ना, आई का वैल्यू अपने 1 लेते हैं, तो जे 1 से छोटा होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, कि आई का वैल्यू अपने 2 लिया, 2 लिया, तो आई का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो भाई जे का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 आ सकता है। तो थोड़ी देर के लिए बस डिटेल से समझाता हूं। आई का वैल्यू हमने 2 लिया, तो जे का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन बनी, एफ ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, अगर मान लो आई का वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो जे का वैल्यू कितना आएगा, 1 और 2 आएगा। तो मतलब क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ 3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, जे का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू 2 है, सही है ना। तो जे का वैल्यू हमने क्या लिया, 1 लिया, एफ ऑफ 1 लिया। अब जे का वैल्यू जब 1 लिया तो ये कैसा है, एफ ऑफ 1 कैसा आ रहा है, एफ ऑफ 3 से छोटा आ रहा है। और एक और बात करें तो एफ ऑफ 2 भी कैसा आ रहा है, एफ ऑफ 3 से छोटा आ रहा है, आ रहा है, सही बात है ना। अब देखो एफ ऑफ 1 हमारे पास ये है, एफ ऑफ 2 से छोटा, एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है, एफ ऑफ 3 से छोटा आ रहा है, ऐसे लिखेंगे। जब आप चलते जाएंगे है ना, तो मान लो आपने आई का वैल्यू थोड़ी देर के लिए 6 ले लिया, 7 लेते हैं, तो जे का वैल्यू कितना जाएगा, 1 2 3 अप टू 6 तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 6 जो होगा एफ ऑफ 7 से छोटा आएगा। ठीक है, मतलब अगर इन सभी को अगर मैं देख, अल्टीमेटली मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 1 से छोटा होना चाहिए, एफ ऑफ 2 इज लेस देन एफ ऑफ 3 इज लेस देन एफ ऑफ 4 इज लेस देन एफ ऑफ 5 इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 6 और इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 7। तो मतलब मुझे इसके लिए नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने हैं। ये भी देखो, अब आपको बात समझना बहुत जरूरी है। एफ ऑफ 1 कैसा होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए या 2 से छोटा। एफ ऑफ 2 कैसा होना चाहिए, 3 के इक्वल है, 3 से छोटा। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इस बात को समझना बहुत बच्चों के लिए कि सर ऐसे, ये तो पहले होता है कुछ कुछ बातें ना सर ये कैसे लिख दिया, एक तो ये डिफिकल्टी पॉइंट आती है बच्चों को ना। दूसरा, इसके बाद जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये भी एक डिफिकल्ट पॉइंट है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। पर अगर आप इसे तसल्ली से अगर बहुत टाइम तक अगर ध्यान देते हो, आई एम श्योर कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो देखो एफ ऑफ 1 की अगर बात करें तो एफ ऑफ 1 2 से छोटा होना चाहिए, और या फिर 2 के बराबर एफ ऑफ 3, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है, बट मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं समझा रहा, आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। ठीक है, एफ ऑफ 1 ऐसे कुछ आ रहा है, लेस देन इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो पॉइंट को आप समझिए, एफ ऑफ 1 हमारे पास कितना आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक बात है, हाँ थोड़ा सांस लेते हैं और समझाते हैं आप लोगों को। समझो यहां पर ऐसे कुछ है, एफ ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो पहला तो मैं क्या, कुछ केसेस जाते हैं कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 से छोटा, एफ ऑफ मतलब इसमें कुछ केस समझो, एफ ऑफ 1 2 से छोटा, 3 से छोटा, डॉट डॉट एफ ऑफ 7, कैसे आना चाहिए। एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और एफ ऑफ 2 पे जो वैल्यू आ रहा है वो कैसे आना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए ना। अब ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो पॉइंट ये समझो कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 पे कुछ वैल्यू आएगा, 2 पे कुछ वैल्यू आएगा, 3 पे कुछ वैल्यू आएगा, ऐसे कुछ आया। अब क्या है, 1 पर 7 में से हमने क्या किया, 7 का सिलेक्शन कर लिया, और उसको देखो एफ ऑफ 1 की कुछ वैल्यू आई, एफ ऑफ 2 की कुछ वैल्यू आई, एफ ऑफ 3 कुछ वैल्यू आई, तो 7 वैल्यू जा गई हमारे पास में आ गई। और हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 1 2 से छोटा चाहिए, 2 से छोटा चाहिए। तो ऐसे कितने सारे केस, 7 में 7 को ले लिया और एक तरीके से इसमें जमा दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। मतलब हमारे पास कितने सारे केस आए इसके, नंबर ऑफ केसेस की मैं बात करूँ या नंबर ऑफ वेज की बात करूँ तो कितना आएगा, 7C7, ऐसे कुछ लिख लिया, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ, जब दो जगह सॉरी एक जगह जब इक्वल टू हो, तो इक्वल टू यहाँ भी आ सकता है, इक्वल टू यहाँ भी आ सकता है, इक्वल टू यहाँ आ सकता है, तो कितने सारे प्लेस है इक्वल टू के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है ना। अब मान लेते हैं एक जगह इक्वल टू है, एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2, 6 प्लेसेस है,
तो 6 में से पहले एक जगह तो इक्वल टू का साइन ले लिया, बाकी हमारे पास ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 आ रहा है ना, तो दो तो बराबर हो जाने चाहिए और बाकी के सब अलग अलग होने चाहिए। तो 7 है, तो 7 में से मैं एक काम करूँ 6 का सिलेक्शन कर ले, 7C6 तरीके से। मान लो कि आपने इन्हीं 6 का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, इनको यहां पर मैप कराया, मैप कराने के बाद में कुछ वैल्यूज आई और हमने कहा कि एक केस ऐसा होगा जो कि एफ ऑफ 2 छोटा आ रहा होगा, एफ ऑफ 3 इससे बड़ा आ रहा होगा, इस तरीके से ना, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 बराबर तो हमने ले लिया, तो ये केस बनेगा। ठीक, बहुत ध्यान समझना ना, ये आएगा। ऐसे अगर मान लो जब दो जगह अगर इक्वल टू होगा, फिर क्या केस लिखेंगे, फिर आएगा 6C2, 6 में से हमने 2 को इक्वल करा दिया, एफ ऑफ 1 को बराबर करा दिया एफ ऑफ 2 को, एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 3 करा दिया, ये बराबर बराबर कर दिया, मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी आई, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी आई, एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी आई, है ना, ये कर दिया। अब बचे हमारे पास में क्या, 6 में से हमने 6C2 ना, कोई भी 2 बराबर कर दिया, 1 और 2 बराबर हो गए ना। ठीक है, अब इसको समझो ना, 3 बराबर समझो, मतलब दो जगह अगर बराबर आ रहा है, पहली बात तो हमने क्या 6 प्लेसेस में से क्या किया, 2 प्लेसेस को सिलेक्ट किया जहां पर बराबर का साइन आया, ये बात आपको समझ में आएगी ना। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, 1 और 2 और 3 पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो बराबर ले ली हमने। अब बचे हमारे पास में, इसको मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, तो ये वैल्यू जो है एक वैल्यू यहाँ पर आई। अब 4 5 6 मतलब 4 से अब 4 वैल्यू जानी है, 1 2 3 4 वैल्यू ये मान लेते हैं, 1 2 3। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हुए, 5 हुए। अब 5 में से सॉरी इस 6 ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है तो 7 ऑब्जेक्ट है। 7 में से मैंने क्या किया कि नहीं 5 का सिलेक्शन कर लिया, कर लेते उसको इस हिसाब से अरेंज करा, मतलब दे देते ताकि वो उससे छोटा आता रहे, है ना। आई होप आप मेरी ये बात समझ पा रहे होंगे, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप चलते जाएंगे धीरे 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 क्या रहेगा, 6 में से फिर 6 प्लेस का सिलेक्शन कर लेंगे और सभी के सभी बराबर आ जाए, ऐसा कितने केसेस से होगा, एक तरीके से ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखो ये हमारे पास बनती है एक सीरीज, जो टोटल वेज आएंगे, टोटल वेज को आप ऐसे समझो, शायद मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाऊंगा ना बच्चों। तो 6 में से हमने एक भी ऐसे प्लेसेस नहीं लिया, 7C0 7C1 7C7 ऐसे लिख दिया, एक भी है ना, इसको ऐसे लिख लिया ना। फिर हमने 6C1 लिया और 7C6 लिया और चलते गए, तो यहाँ पर कितना है, 6C6 हमने यहाँ लिखा और 7C7 ले लेते हैं ना, 0 ना। तो 6 प्लेसेस है, 6 में से 6 को सबको बराबर कर दिया, ठीक बात है ना। तो इनटू एक तरीके से हमने यहां पर इनको जमा दिया, तो 7C1 ऐसे लिख लेते हैं, तो बराबर आ रहा है ना ये, हाँ तो बराबर आ रहा है, तो भैया क्या हो सकता है, सभी 1 पे कनेक्टेड हो जाए, 2 पे कनेक्टेड, ऐसे कितने सारे केस आएंगे, 7 केस आएंगे, एक नहीं आएगा, 7 आएंगे, 7C1। ठीक है ना, ये आया हमारे पास। अब देखो इस सीरीज की अगर बात करें, 6C0 तो 7C7 है ना, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, ध्यान समझना, 7C7। ठीक है, ये आया हमारे पास। अगर मान लो इस सीरीज का अगर मैं सम निकालूं, इस सीरीज का देखो यहाँ सम 7 आ रहा है, यहाँ सम 7 आ रहा है, यहाँ सम 7 आ रहा है ना। क्या किया हमने, इसको डिब्बा मेथड से समझे आप लोग, एक जगह ऑब्जेक्ट 6 है, एक जगह 7 है, तो 6 में से हमने 7 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से 0 ले लिया, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो 0 और 1 ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। 7 ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करने, 7 ऑब्जेक्ट, 0 और 1 ऑब्जेक्ट यहाँ से आ गया, 1 और 6 ऑब्जेक्ट यहाँ से आ गया। अब 7 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, तो 6 यहाँ से ले लिया और 1 यहाँ से ले लिया।
ठीक है, 7 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने तो भैया यहाँ से 7 ले लूं और यहाँ से 0 ले लूं ना, ये वाला केस भी बनेगा। 7 ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए तो भैया इस सीरीज का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 13C, 7 तो यहाँ से आया। ठीक है, एक केस और बनेगा लास्ट में, जो वाला केस छूट जा रहा था कि यहाँ से हमने क्या किया 0 ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ से हमने 7 ऑब्जेक्ट ले लिए, ये भी बन सकता है। तो ये कितना आएगा -1 और आएगा, मतलब 13C7 -1, ये आंसर आना चाहिए 13C7। तो आंसर आ रहा है, बट -1 की बात करें तो क्या -1 भी आ रहा था क्या? तो 7C0 अगर हम ऐसे लिखें एक तरीके से f(1) बराबर 1, f(2) सभी 1 हो जाए तो ठीक है। हाँ, ये नहीं आएगा, मतलब बी ऑप्शन नहीं आएगा, इसका -1 भी आएगा यहाँ पर। फोर्थ का ABD आंसर आना चाहिए, फोर्थ का ABD। बहुत टाइम लगा, फोर्थ का आंसर आ रहा है A, B, C और D। ठीक है ना, तो सारे ऑप्शन सारे बच्चों फोर्थ का I ग्रेटर देन J है ना, की बात की जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लास्ट केस में हमने ऐसे चलते जाएंगे, सब जगह अगर बराबर का साइन आ गया तो 6 में से 6 को हमने ले लिया और 7 में से किसी एक का सिलेक्शन कर लिया, 7C1 एक आ गया ना। हमें टोटल 7 का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ से 0 ले लिया और यहाँ से 7 ले लिया, सिलेक्शन में आएगा, ये भी आना चाहिए पॉइंट है ना। सॉरी, यहाँ से, हाँ एक सेकेंड रुको, 0 यहाँ से ले लें और 7 यहाँ से ले लें। सॉरी बच्चों, इसमें गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये 0 से लेके मैक्सिमम 6 तक ही जाएगा, ये 7C1 ही रहेगा। 6 ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लिया और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लिया ना, यहाँ से 0 ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ से 7 ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमने यहाँ लिख ही रखा है ना, आएगा ही आएगा, तो आएगा अपना यही आंसर आ रहा है ना। एक बार आपको कुछ भी अगर लगता है तो एक बार मुझे बताना ना, मुझे भी इससे गड़बड़ नजर नहीं आ रहा ना, चलो आप मुझे बता देना एक बार कुछ ना। आई होप आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थोड़ा थोड़ा आपको हिंट तो लगा होगा ना कैसे सॉल्व करना चाहिए ना। ठीक है ना, आगे मूव करते ना। क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान से समझना, ये भी ध्यान से प्रॉब्लम है ना। लेट एक मैट्रिक्स P दे रखा है, Q एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखा है, ऑर्डर 3x3 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो एक बात तो मुझे ये समझ में आ गई, Q बराबर कितना है, Q इंटू Q ट्रांसपोज बराबर I होगा, या फिर Q ट्रांसपोज इंटू Q इतना आ रहा होगा। एक और बात हमें मालूम चल गई, डिटरमिनेंट ऑफ Q कितना आ जाएगा, +-1 आया। आगे दे रखा है एक मैट्रिक्स A बराबर कितना आएगा, P पावर तो 18 दे रखा है, मैट्रिक्स P हमारे पास C दे रखा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ट्रेस ऑफ A इज A कितना, P पावर 18। अच्छा, P पावर 18 निकालना है तो एक तरीका समझ में आता है कि P पावर 18 हम कैसे निकालेंगे, सिमेट्री से निकालेंगे। तो P इंटू P हम निकालते हैं, तो P इंटू P तो ये आ गया। ठीक है, पहले P स्क्वायर निकालते हैं, P पावर 18 निकालने के लिए पहले P स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 1 1 0 तो हमने यहाँ लिखा 0 1 0 और 0 1 1, तो 1 1 0 तो हमने यहाँ लिखा, 0 1 0 हमने यहाँ लिखा और 0 यहाँ लिखा, 1 1 यहाँ गया। ठीक, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 0 आया। इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, 0 यहाँ से आया, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, 1 का 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बना, तो फाइनली यहाँ 0 आया। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 का 1 बनेगा, 0 का यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 आया, तो फाइनली यहाँ 0 0 आया, मतलब ये तो 0 आएगा ना, ये डायरेक्ट टेस्ट लिखा। ओके, अब इस रो को पकड़ते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा,
और यहाँ से जीरो आ जाएगा, ठीक बात है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ यहाँ से, जीरो का जीरो आया, वन का जीरो आ जाएगा, वन का वन आ जाएगा, ठीक बात है, ये आ गया। तो एक बार फिर से देखते हैं, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, सॉरी एक सेकेंड, सेकेंड रो पकड़ा ना, तो सेकेंड रो बनेगा यहाँ से, तो ये तो जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो हो गया, यहाँ से जीरो हो गया, यहाँ से जीरो हो गया, पहला ठीक है। यहाँ से जीरो हो गया, यहाँ से वन, ये ठीक है ना। इसको देखें तो जीरो यहाँ से आ रहा है, वन जीरो यहाँ से आ रहा है, जीरो यहाँ तक, ठीक है ना। थर्ड की बात करें तो जीरो यहाँ से आया तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ से बात करें तो जीरो यहाँ से आ गया, वन यहाँ से आ गया, वन यहाँ से आ गया, तो टू आ गया अल्टीमेटली। तो कितना आ रहा है, जीरो यहाँ से आया, एक बार फिर से देख लेते हैं इस रो को इस कॉलम से, तो जीरो यहाँ से, वन वन यहाँ से आया, ठीक है। तो जीरो का जीरो से किया, वन का जीरो से किया, वन का यहाँ से किया, तो यहाँ वन आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात तो समझ में आई। तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आई, तो टू इंटू वन तो यहाँ पर है, ठीक है। ओके, अब देखो, ओके ओके ओके, देखो बहुत ज्यादा ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना आप लोगों को। चलो मैं समझाता हूँ ना आप लोगों को। पी क्यू, पी स्क्वायर इंटू पी लिखा, तो वो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है ना, आसान डिफिकल्ट सब तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत करनी है, और तभी आप अपना गोल को, जो भी आपका गोल रहता है ना, अभी आपका गोल है सिर्फ एडवांस में अच्छी रैंक लाना, सब इजीली अचीव कर पाएंगे अच्छी मेहनत के साथ ही। मेहनत ऐसी है जिससे आप कोई सा भी गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, वन का जीरो किया, टू का जीरो किया, यहाँ से जीरो आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया, वन यहाँ से बना, टू यहाँ से बना, यहाँ पर बना तो थ्री आया, फिर यहाँ से जीरो जीरो आ जाएगा ना, मतलब वो अल्टीमेटली अगर देखें तो अल्टीमेटली यहाँ चेंज आ रहा है, यहाँ थ्री थ्री आएगा ना, ये थोड़ा सा पता हुआ है, आप थोड़ा फटाफट प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास ये है। अच्छा, अगर मुझे पी पावर 18 अगर लिखना है, सॉरी 2018 लिखना है, तो भैया ये तो कितना आ जाएगा, ये तो कुछ ऐसे बन जाएगा ना, जीरो 2018 और जीरो यहाँ से आया ना, जीरो यहाँ पर आ रहा है, वन यहाँ पर आ रहा है, और जीरो यहाँ आएगा, जीरो यहाँ आएगा, 2018 यहाँ बनेगा, और वन यहाँ बनेगा, ठीक है। ये आया, सॉरी यहाँ पर ये वन आ रहा था, ये क्या किया, पी यहाँ वन है, सॉरी है ना, यहाँ वन आएगा और यहाँ पर भी वन आएगा, मतलब वो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताता हूँ आपको ना। ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये तो एज इट इज रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट इसमें इसमें चेंज आता जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ आया, ये आया हमारे पास ए, इसको क्या बोल रखा है उसने, ए बोल रखा है, ठीक है। तो पहला तो क्या पूछा है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एज, ए इतना है, पी पावर तो 18, तो ट्रेस ऑफ पी कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब एक फर्स्ट ऑप्शन तो अपना सही है, ठीक है। फर्स्ट के बाद हम आते हैं बी पर, ओके। पहले एक सी देख लेते हैं, बी पावर 5 का डिटर्मिनेंट, बी पावर 5, बी क्या है, बी ये है Q इंटू बी ट्रांसपोज। चलो इसको अब साइड कर देते हैं, ऑप्शन ए तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको हम साइड करते हैं, बी पर आते हैं। अब देखो ऑप्शन बी, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ऑप्शन बी समझो आप लोग, ग्रीन कलर कुछ और लिया जाएगा, ये वाला ग्रीन कलर देखते हैं ना, कितना रखा ऑप्शन बी, क्या रखा है पी, नहीं नहीं ग्रीन कलर ये नहीं चलेगा, पी बी कुछ तो कितना रखा है, क्यू पी क्यू ट्रांसपोज, चलो सी ऑप्शन ले लेते हैं ना। तो बी पावर 5 मुझे निकालना है, तो बी पावर 5 तो आ जाएगा क्यू पी क्यू ट्रांसपोज, क्यू पी क्यू ट्रांसपोज, 5 टाइम्स लिख देना, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, क्यू पी क्यू ट्रांसपोज,
क्यू पी क्यू ट्रांसपोज और क्यू पी क्यू ट्रांसपोज, ये आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, आई से यहां से आ जाएगा। अगेन हमारे पास अब आई को पी से मल्टीप्लाई कराएंगे, पी आ जाएगा, मतलब क्यू पी पावर 5 आया, सॉरी पी पावर 2 यहां से आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आई आएगा, तो मतलब पी क्यू बनेगा। ऐसे यहाँ पे पी पावर 4 बनेगा, यहाँ से पी पावर 5 बन जाएगा, ये तो आई आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, आगे जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो ये बनेगा Q इंटू पी पावर 5 इंटू क्यू ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज द बी पावर 5। अब मुझे लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर 5 दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ Q, डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर 5, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू क्यू ट्रांसपोज तो ऐसे लिख लेते हैं, और P पावर 5 को ऐसे बाहर लिख लेते हैं, मतलब 5 को बाहर लिख लिया। ये Q इंटू क्यू ट्रांसपोज तो I बनेगा, और I के आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ P लिखना है मैंने, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P अगर मैं लिखूं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, इसको एक्सपेंशन करा दें, नहीं इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, प्लस के बाद माइनस, माइनस प्लस है ना, तो 1 इंटू अगर मैं लिखूं इस एलिमेंट से पास करता है, रो और कॉलम को छोड़ दिया हमने, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 1, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 0, तो 1 माइनस 0, फाइनली कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू 1 आ रहा है, 1 पावर 5 कराएंगे तो 1 आया, मतलब सी ऑप्शन भी अपना सही है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ बी, बी क्या दे रखा है, बी कौन सा मैट्रिक्स है, बी, अच्छा ये है। अब देखो इसको अगर मैं समझूं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, कितना, चलो लिख देंगे, n का वैल्यू 3 है। ये लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर ऑफ n माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर से बराबर आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब मैं निकालूंगा ना, एक और बात, ये पावर 5 में आ रहा है ना डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके अकॉर्डिंग जब एक्सपेंड करा तो इस रो और कॉलम को छोड़ोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ बी अगर जब मैं लिखूंगा तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब ये 1 आया, मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है, ए सी डी तो सही आ गया। नाउ अब हम बात करें ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी की बात की जाए तो समझो बात को, क्यू ट्रांसपोज, और ये कितना लिखा हो, बी पावर 2018। अच्छा, आपको एक बात तो समझ में आई थी अभी, कि अभी हमने जब बी पावर 5 जब निकाल रहे थे तो b इंटू बी इंटू बी इंटू ऐसे लिखा था, मतलब ये कितना आ रहा था, q इंटू पी पावर 5 इंटू कितना आ रहा था, q ट्रांसपोज आ रहा था आफ्टर सिंप्लीफाई करने पर, है ना। ऐसे जब b पावर 2018 जब मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा सिमेट्रिक से q इंटू पी पावर 2018 इंटू q ट्रांसपोज, और q हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो ये i बना, ये भी i बना, फाइनली कितना बना, p पावर 2018 बना, जो अपने आप में क्या लिखा हुआ, a लिखा हुआ है, मतलब बी भी सही है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है ना, ए बी सी डी है, इसके चारों ऑप्शन सही है ना। तो क्या दे रखा है, 5वें का ए बी सी डी, 5वें का ए बी सी डी, 5th क्वेश्चन ए बी सी डी ना, सभी ऑप्शन सही है ना। ओके, तो 5वां हमने, तो यहाँ तक हमने बात समझी ना, काफी टाइम लगा है ना इन सब बातों को सीखते समझते हुए हमें। आई होप आपको यहाँ तक की सभी प्रॉब्लम्स ढंग से समझ में आई होंगी और आपको मजा भी आ गया होगा ना। ठीक है, जो जेई एडवांस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जेई मेन के लिए हम इतनी मेहनत करते ही नहीं ना, जेई मेन तो ऐसे हो जाना चाहिए ना आप लोगों का, बट बच्चों से क्या है, जेई मेन भी एक समस्या बन जाती है। नाउ आगे का प्रॉब्लम समझते हैं। क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, पहले तो ट्रायंगल कैसे दे रखा है, इक्विलेटरल, जैसे इक्विलेटरल दिया तो इट मीन की वी नो मैक्सिमम पॉइंट्स। एल्टीट्यूड हमें दे रखा है, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, कितना दे रखा है हमारे पास, ये एल्टीट्यूड का इक्वेशन मान लेते हैं, ये है कि √3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2√3 आया। ठीक है, अब एक वर्टेक्स हमारे पास कितना रहेगा, 3√3 दे रखा है, 3√3 इसको लाई कर रहा है, क्या सेटिस्फाई करा के देखो,
तो 3 अगर यहाँ पर जब पुट कराएंगे तो 3√3 आ जाएगा, √3 जहाँ पुट कराएंगे तो प्लस का √3 यहाँ से आया, तो बना 4√3 और ये 2√3 बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये कोई दूसरा वर्टेक्स यहाँ कहीं रहा होगा ना। मान लेते कि ये मान लेते 3, √3 ये कहीं आ रहा है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, कौन सा वर्टेक्स नहीं हो सकता। अब देखो हमारे पास में अगर ये पॉइंट फिक्स है, ये लाइन भी अगर फिक्स है, तो इसका मतलब पॉइंट सी भी हमारे पास फिक्स होगा ना, पॉइंट सी। और यहाँ पर कैसा होगा, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा, और ये एल्टीट्यूड है तो ये एंगल आधा आधा भी होगा। मतलब सी की बात करें तो सी क्या लिखा हुआ है, इमेज ऑफ पॉइंट बी लिखा हुआ है। वेरी गुड, सी क्या लिखा हुआ है, इमेज ऑफ पॉइंट बी लिखा हुआ है। तो सी के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो सी क्या आ जाएगा, सी अगर हम बोल सकते हैं इमेज ऑफ पॉइंट बी, सी क्या है, बी का इमेज है। अब एक काम कर सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लिखे जो इस वाले पॉइंट से पास करें, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकल के आएगा, ये पॉइंट निकल के आया, तो मिड पॉइंट से हम ये निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट तरीका अल्फा बीटा आपने इसका इमेज मान लिया, तो अल्फा -3 अपॉन में इसका एक्स कोफिशिएंट √3 लिखा, फिर बीटा -√3 अपॉन में इसका बाई कोफिशिएंट 1 लिखा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एल डैश, इस पॉइंट को लाइन में पुट किया, 3 जहां पुट करेंगे 3√3 बना, यहाँ से बनेगा √3 4√3 माइनस का 2√3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का प्लस हो जाएगा, सॉरी ये जो 2√3 आया, 4√3 में से 2√3 सब्ट्रैक्ट हो, अपॉन में क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आया। ठीक है, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, मतलब -√3 आया। अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना है, -√3 आया। अच्छा अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर अल्फा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो -√3 तो यहाँ से आया, ठीक है, -3 आया, और -3 यहाँ लिखा हुआ था, अल्फा का वैल्यू तो 0 आया। बीटा का अगर वैल्यू लिखें तो कितना आएगा, -√3 इधर आया, और बड़ा ही अच्छा हुआ, और बीटा का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। यहाँ से -√3 और -√3 कैंसिल हो गए, अल्फा और बीटा कितना है, 0 0 है। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो ये तो 0 0 लिखा हुआ है। ओके बच्चों ना, चलो यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई ना। अब मुझे क्या करना है, दूसरे क्या चाह रहा है, दूसरे तो फॉलोइंग कैन नॉट बी द वर्टेक्स। हाँ तो 0 0 तो हाँ वर्टेक्स हो सकते हैं ना। अच्छा अब एक और वर्टेक्स ए के बारे में बात करें, वर्टेक्स ए के बारे में आसानी से लिख सकता हूँ भैया, इस वाले पॉइंट से अगर बात करें कि भाई ये लेंथ अगर मैं निकालूं तो 0,0 का इस वाले पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल देते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो 3 का स्टार्ट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना है हमारे पास में, 3 आ गया, तो कितना आ गया 12 आया, 12 को मैं कितना लिख सकता हूँ 4√3 लिख सकते हैं। ये लेंथ कितना आ गया, ए आ गया है ना, ये ए मालूम चल गया, ये एंगल 60 डिग्री मालूम चल गया, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास, ए साइन 60 डिग्री, बी मान लेते हैं इसको ए साइन 60 डिग्री। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन लगाएंगे ना। ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 2√3 आया, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 2√3 आया, साइन 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 यहाँ से आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से 3 आ गया यहाँ से, तो ये जो लेंथ आ रही है वो 3 आ रहा है। इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो 3/2, 0 है ना, मतलब a + b/2 होना, ऐसे लिखा, y1 + y2/2 होना, तो √3/2 यहाँ लिखा। ठीक है, पॉइंट अगर मैं, अब देखो पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। एक अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो ये कितना आ सकता है, 3/2 है ना, ये आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा r cos थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, तो r cos थीटा। इस लाइन का अगर स्लोप लिखा जाए तो स्लोप कितना आ रहा है इस लाइन का, -√3 आया, tan थीटा का वैल्यू √3 आ रहा है, तो √3 तो यहाँ लिखा हमने, 1 यहाँ से लिखा और 2 यहाँ लिखा, मतलब √3 आया तो 60 डिग्री आया, मतलब अल्फा 60 डिग्री आया, मतलब 120 डिग्री बनेगा ना, 120 डिग्री है ना। अब cos 120 कितना आता है, -1/2 आता है। ठीक है, दूसरा वाला जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा, √3/2 ±3 और साइन 60, साइन 120 कितना आ जाएगा, साइन 60 और √3/2 आया। एक बार आप यहाँ से प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेकर के सॉल्व करेंगे। प्लस साइन लेके चले हम तो, प्लस प्लस लेके चले
3/2 -3/2 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन लेके चले तो √3/2 और 3√3/2 तो कितना आ जाएगा, 4√3/2 आ गया। तो ये कितना आ गया, 2√3 आया। एक तो ये आ गया। दूसरे अगर माइनस साइन लेके चल रहे तो -3/2 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। माइनस साइन अगर लेके चलेंगे तो √3 तो -2√3 आ गया, कैंसिल हुआ, -√3 आया। ये आया हमारे पास आंसर। एक तो आ रहा 3, -√3, हाँ ये वर्टेक्स हो सकता है। दूसरा 0,2√3 भी हो सकता है, 2,0 नहीं हो सकता, मतलब ये आंसर नहीं आएगा। द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स नहीं हो सकता, सी इज नॉट ऑप्शन है ना। 2,0 कैन नॉट बी द वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आगे क्या बोला हुआ है, इफ, ओके बच्चों, इफ द ऑर्थोसेंटर एच ए कॉमा बी ऑफ दिस ट्राइंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑर्थोसेंटर कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन ए कॉमा देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच, है ना। अब देखो ऑर्थोसेंटर की बात करें, ऑर्थोसेंटर निकालो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड निकालो, बात एक ही है ना। तो ठीक है, अब देखो अगर ट्राइंगल की अगर मैं पोजीशंस की बात करूं तो भैया ट्राइंगल की पोजीशंस क्या हो सकती है, वर्टेक्स ए बी सी, और ऐसे 2 ट्राइंगल आ सकते हैं। ये वर्टेक्स ऐसे नीचे मान लेता हूं मैं, है ना, ताकि डायग्राम में आपको क्लैरिटी सी रहे, आपको अच्छा सा लगेगा। तो देखो एक तो हमारे पास बी और सी तो फिक्स है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने रखे हैं, 3√3। देखो यहीं से कर देते हैं ना, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ सकते हैं, ये समझो। एक तो आ सकता है 0,2√3 आया, तो 0,2√3 हमने यहाँ लिखा। इसका सेंट्रॉइड लिखता हूँ मैं डायरेक्ट। तो सेंट्रॉइड जब लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 यहाँ से है, 3 यहाँ से है, 0 यहाँ से है, 3/3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2√3 यहाँ से लेकर √3 यहाँ, 3√3 यहाँ से आ गया, 0 यहाँ से 3√3 में 3 से डिवाइड किया, √3 आया, और ये कितना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, मतलब अपना आंसर सही होगा। ये ए कॉमा बी आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 7th का डी। तो अब देखो 6th का सी और 7th का डी ऑप्शन आएगा, बाकी सब दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। सी और डी ऑप्शन, 6 एंड 7 का, सी एंड डी ऑप्शन सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी एंड डी ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आएगी ना। नाउ मूव करते हैं आगे की प्रॉब्लम्स पर। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार, दूसरा ये है, तीसरा प्रॉब्लम ये है ना, तीनों ही प्रॉब्लम बढ़िया है ना। सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, इफ दिस एफ एक्स को ध्यान से देखा, क्यूबिक है जो लोकल मिनिमा। अच्छा क्यूबिक का लोकल मिनिमा आ रहा है तो मतलब लोकल मैक्सिमा आएगा, मतलब क्यूबिक की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऐसे ग्राफ जाएगा या फिर कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा ना, ये पहले हम बात कर चुके हैं ना कोफिशिएंट, या फिर उल्टा मान लो ना, ऐसे वाला पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मगर अगर उसका मिनिमा आ रहा है तो मतलब एक मिनिमा आ रहा होगा, एक मैक्सिमा आ रहा होगा, ये बात तो समझ में है ना। एक्स बिलोंग्स टू आर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पे कैसा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू पॉजिटिव है, तो मतलब डायग्राम कुछ इसका ऐसा बनेगा, रुक जाओ, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो एक मिनिमा आ गया, एक मैक्सिमा आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये मिनिमा है, और ये मिनिमा कहाँ आ रहा है, नेगेटिव नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन हम यहाँ कहीं बनाए, ये हुआ ना, ये डायग्राम बना। देन द नंबर ऑफ इंटीजर इन द रेंज ऑफ ए। अच्छा अगर मान लो ये नेगेटिव आ रहा है, मिनिमम अगर इसका नेगेटिव आया तो इसका मतलब हम ये क्या बोल सकते हैं, भाई एक रूट ये आ रहा है, एक रूट ये आ रहा है, मतलब जो क्वाड्रेटिक है एफ डैश एक्स बराबर 0 हैज बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट नेगेटिव। इसका मतलब यही हुआ ना भाई, एफ डैश एक्स हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगा, एक रूट ये आएगा, एक रूट ये आएगा। तो भाई एफ डैश एक्स अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब क्या हो, एफ डैश एक्स जो आ रहा है हमारे पास, उस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट है वो कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो 6x² कंसेप्ट वाइज प्रॉब्लम खत्म हो गया, अब सिर्फ कैलकुलेशंस बचती है। -2 टाइम्स ऑफ 8 - x इंटू एक्स प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस 16/9, यहां से आ गया -12, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। एफ डैश एक्स हमारे पास ये है, ठीक है।
अब क्या है, इस क्वाड्रेटिक के अगर बराबर जीरो करें तो इसमें इसके दोनों रूट कैसे आने चाहिए, नेगेटिव आने चाहिए, बोथ रूट नेगेटिव। अच्छा, बोथ रूट अगर नेगेटिव आएंगे तो ये क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग। पहली बात, हाँ समझो, मान लो ये क्वाड्रेटिक है, ये अल्फा और बीटा थे, तो ये अल्फा है और ये बीटा मान लेते हैं, दो रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो देखो ये तो चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सम ऑफ रूट नेगेटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होना चाहिए, और साथ में माइनस बी अपॉन टू भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी ना, बहुत मेहनत लगती है पता है ये सब सॉल्व करने में। अल्फा और बीटा के बारे में बात चल रही है तो समझो। तो दोनों रूट अगर नेगेटिव रहे तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, डी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन माइनस बी अपॉन टू ए कैसा होना चाहिए, दैट इज मस्ट बी लेस देन जीरो। ये कंडीशन है, ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब समझो बात को, डी हमने निकाला तो डी तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो कितना है, 4 आया, और यहाँ से बनेगा 8 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू कितना रहा है, ये आया, और फिर सी का वैल्यू कितना रहा है, ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 9, ये कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ये आ जाएगा ना। पहली बात तो ये होना चाहिए। एफ ऑफ जीरो की बात करें तो एफ ऑफ जीरो तो कैसा आ रहा है, हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा आएगा माइनस बी अपॉन टू है, इसको तो हमेशा ही सही है ना, माइनस बी अपॉन टू, तो माइनस साइन तो हमने यहाँ लिखा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू यहाँ लिखा, 8 माइनस ए अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ से हमारे पास क्या समझ में आया कि 8 इज लेस देन ए होना चाहिए, मतलब ए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। एक बात तो मुझे ये समझ में आई, ठीक है ना। उसके बाद में देखो 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर दिया, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 64 प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ से आया माइनस ऑफ 16 ए हमने यहाँ लिखा, माइनस ऑफ 6 ए स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। 6 को अगर देखो यहाँ से अगर कट कराएं तो यहाँ से अगर बात समझे तो माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा, 2/3, तो यहाँ से आया इंटू 16 आया, और ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। नाउ ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, माइनस ऑफ 6 ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 5 ए स्क्वायर, माइनस ऑफ 5 ए स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ 16 ए हमने यहाँ से लिखा, यहाँ से कितना बचेगा, 32 यहाँ से आ रहा है ना। इसको अगर समझे बात को तो 64 तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 2/3 इंटू 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 4, तो यहाँ से लिखा 16 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अरे यार कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। माइनस ऑफ 5 ए स्क्वायर माइनस ऑफ 16 ए, यहाँ का 16 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 12 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ से आया, तो कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10/3 यहाँ से आया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, ये बात आ गई है ना। सॉरी एक सेकेंड, 16 तो कॉमन आ गया, 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10/3 यहाँ से आ गया, ठीक बात है ना, यहाँ तक कुछ ऐसा है। ये वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। 3 को और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 15 ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 48 ए यहाँ से आ जाएगा, माइनस साइन से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 160 आ जाएगा, और दैट इज कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करने हैं ना, इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे। अच्छा एक बात समझो ना, यहाँ तक ऐसे कुछ आ गया ना, मान लो आपने सब कुछ सही सॉल्व करते हुए आए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अब क्या ए का वैल्यू अगर आपने 8 पुट करते हैं ना, 8 का वैल्यू 8 मैंने यहाँ पुट किया,
सपोज करो आपने 9 पुट किया, तो 9 पुट करने में तो कोई बड़ा नंबर बनेगा, ये बड़ा नंबर बनेगा और ये कुछ ऐसा आएगा ना, मतलब कभी भी सेटिंग नेगेटिव कभी होगा ही नहीं। मतलब a बराबर 8 क्या है, 9 इसको a बराबर अगर मैं 9 लेके चलता हूँ तो 9 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बड़े नंबर से आप जाते जाओगे तो ये तो और नंबर बड़ा होता जाएगा, तो कभी भी नेगेटिव बनेगा ही नहीं, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो इट मीन कि यहाँ से अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अच्छा एक और बात बच्चों ना, क्या चीज यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो दोनों कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो डी ग्रेटर देन 0 आएगा ना, इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा। इक्वल टू का साइन हटा देंगे अपना, ये आएगा ना। फाइनली इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा ना। अल्टीमेटली कहने वाला पॉइंट ये था। नाउ इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ इंटीजर इन द रेंज ऑफ ए इज कितना आ जाएगा, 0 आएगा। 0 आंसर इज 0। क्या दिया है, 8th का आंसर। एट्थ का आंसर 0 सही है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ओके क्वेश्चन नंबर 9th। ओके क्वेश्चन नंबर 9th को भी तो बहुत ध्यान से समझना है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, और थोड़ा परेशान करने वाला भी हो सकता था। लेट दिस इलिप्स, एक इलिप्स दे रखा है, कंटेन दिस सर्कल, इस सर्कल को कंटेन कर रहा है ना, और हैज लीस्ट एरिया, उसका एरिया लीस्ट है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो इस सर्कल को, इलिप्स कंटेन दिस सर्कल है ना, हैज लीस्ट एरिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना गिवन है, 2n गिवन है। मतलब लिस्ट एरिया अगर मालूम चल गया तो उसके करस्पॉन्डिंग ए और बी मालूम चल जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे 2n आ जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ n, n इज नेचुरल नंबर है ना, चलो वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको एक बात समझना चाहिए जो जरूरी है समझना, मान लो कि ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये सर्कल है, इसका सेंटर कितना है 1,0 और रेडियस कितना है 1 है, ये सर्कल है। अगर मान लो इस जो इलिप्स है वो सर्कल को कंटेन करे तो मतलब एक केस ये हो सकता है, इसका है ना। अब देखो एक केस ऐसा भी तो जा सकता है जिस केस में क्या आएगा, एरिया मिनिमम आएगा जब टच करके जाए ना, ऐसा कुछ हो सकता है ना, ऐसे वर्टिकली भी हो सकता है ना, ऐसे काफी सारे ऐसे इलिप्स हो सकते हैं और उनका एरिया अलग अलग ऐसा हो सकता है ना। तो मुझे पर्टिकुलर केस एक होती है ना। नाउ अब देखो पॉइंट समझो, मैंने कि एरिया मिनिमम निकालना है तो मतलब टच करके जाना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। टच करने में भी शायद कुछ अलग अलग केसेस आएंगे ना। अब देखो पहले तो पॉइंट समझो कि ये इलिप्स है, तो ध्यान समझिए, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से लिखा माइनस ऑफ 2x बराबर 0। ये इलिप्स है। एक काम करते हैं ना, हैज लीस्ट एरिया, और ये लिस्ट एरिया के लिए एक दूसरे को टच करना चाहिए, तो मैं क्या एक काम करता हूँ, वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करता हूँ, दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब सॉल्व कराएंगे तो एक्स स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा, वाई स्क्वायर का अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से है बी स्क्वायर, यहाँ से है और -1 बराबर 0। ठीक है, ऐसे कुछ आया, ये है ना। नाउ पॉइंट इज दैट, यहाँ पुट कर दिया वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो सॉरी वाई स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, तो यहाँ कितना आ रहा है, -2x आया बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ से है एक्स की टर्म्स एक साथ लिखा, कांस्टेंट टर्म मैंने एक साथ लिखा बी स्क्वायर बराबर 0। इसके लिए क्या होना चाहिए, डी बराबर 0 होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, इस वाले केस के लिए, अगर जब मान लो टच ही नहीं कर रहा है तो। और हम क्या कर रहे हैं, डी बराबर 0 लेके चल रहे हैं इस वाले केस के लिए जब वो टच कर रहा है ना। अब समझो पॉइंट को, तो डी बराबर जब 0 लिखेंगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ गया, -4, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आया, इंटू सी बी स्क्वायर आया, तो 0 यहाँ से आया। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर तो यहाँ से आया माइनस ऑफ, चलो ऐसे नहीं करते ना, कैलकुलेशंस को अलग तरीके से कर लेते हैं। तो यहां से अगर समझे
4 से तो 4 कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर अपना लिख लेते हैं। तो बी स्क्वायर तो यहाँ से लिखा बी पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर लिखा, चलो ऐसे लिखा हमने, एलसीएम लिया, ए स्क्वायर तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर यहाँ से बनेगा, ठीक बात है ना, ए स्क्वायर बराबर तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो यहाँ से आया माइनस ऑफ बी पावर 4 आया, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर आया। अब आपको देखो एक पॉइंट ये भी पता है, बी स्क्वायर बराबर कितना आता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर आता है, ये आता है ना। अब मान लो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आता है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर है, इसको इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले गए। तो यहाँ से एक बात मुझे क्या समझ में आई कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका वैल्यू आया ए स्क्वायर ई स्क्वायर आया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन ई स्क्वायर आया। कहने वाली बात ये थी, ठीक है। अब देखो उसने बोला है कि एरिया इज मिनिमम एरिया चाहिए ना। अब देखो पहले तो अगर बात समझे तो एरिया कितना आता है, एरिया आएगा पाई ए बी, तो पाई तो हमें पता है, बी का वैल्यू भी, एक काम करते हैं ए का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ ई कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया ई स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर, यहाँ डाल दिया, 1 अपॉन ई स्क्वायर डाल दिया और 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर यहाँ लिखा, ए स्क्वायर का वैल्यू ये लिखा। अब मुझे चाहिए पाई ए बी, है ना, एरिया मिनिमम कराना है ना, तो पाई ए बी का एरिया मिनिमम कराओ या ए स्क्वायर का, है ना, एरिया मिनिमम करा देना, पाई ए बी, चलो ए ही लिख लेते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ए का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ई माइनस ऑफ सॉरी अंडर रूट ऑफ, ए का वैल्यू लिखेंगे ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर लिखा, बी का वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई आ जाएगा ना। तो यहाँ से पाई आ गया, तो ये ई स्क्वायर बना, ई स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे तो ई पावर 4 यहाँ से बनेगा और ई पावर 6 यहाँ से बनेगा, दिस इज एरिया आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या इसको मिनिमम कराना, और आपको पता है कि सेंट्रिसिटी कैसे चलेगा, 0 और 1 के बीच में चलेगा ना। अब क्या है कि एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो इट मीन कि ये वाला टर्म कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जी ऑफ ई मान लेता हूँ ई पावर 4 माइनस ऑफ ई पावर 6, तो जी डैश ई कैलकुलेट किया तो 4 ई क्यू यहाँ से आया, 6 इंटू ई पावर 5 यहाँ से आ जाएगा, बराबर में 0 किया हमने, तो यहाँ से ई स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 4 यहाँ से आ जाएगा, ई यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ 6 ई स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस ऑफ 6 ई स्क्वायर बराबर 0, तो ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 आया, ठीक है, ये आया ई स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा इसमें आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या मिनिमम ही आ रहा होगा ना, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी और एरिया मिनिमम आएगा, मतलब ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। अच्छा ई स्क्वायर का वैल्यू अगर 2/3 आना चाहिए, तो आपसे पूछना चाह रहा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर बात करें तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, जब ए स्क्वायर का वैल्यू 2/3 आया तो भाई 2/3 आपने यहाँ डाल दिया, 2/3 डाला तो ये तो बन जाएगा 3/2, 2/3 जब यहाँ डालेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, तो 1/3 तो 3 यहाँ पहुंच गया, तो ये आ जाएगा 9/2 आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू तो 9/2 आया, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/2 आया, प्लस साइन ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई स्क्वायर, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3 आया, 2/3 यहाँ डाला तो कितना बना, 3/2 बना, तो 3/2 ये बना, तो ये कितना बना, 12/2 बना, ये बना 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो भाई कंपैरिजन से n एक नेचुरल नंबर भी है, सही बात है, कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा बच्चों, 9th का 3, ओके, बहुत टाइम लगा इस डीपीपी को सॉल्व करने में, 9th का 3 सही है एकदम, है ना। 10th का आंसर 4 आ रहा है, याद रखिएगा ना। क्या बच्चों आपको समझ गए ना इस वाली प्रॉब्लम को, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है, लाजवाब प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल मुझे फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। ठीक है, देखो 0 टू पाई बाई 2 यहाँ दे रखा है, ऐसा बड़ा सा इंटीग्रेशन दे रखा है, तो बड़ा सा इंटीग्रेशन है तो पहले सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना, एक तो समझ में आता है। तो भैया 0 टू पाई बाई 2 है ना, तो बाकी तो फिर बाद में समझना चाहिए, इनवर्स 1 अपॉन पाई का बाद में समझेंगे ना। देखो cos x पावर 4 यहाँ दे रखा है, यहाँ पर अगर देखें sin x cos क्यूब x यहाँ दे रखा है, और यहाँ कुछ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, मतलब इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिखूं, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा जाए, तो देखो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर x तो यहाँ से कॉमन लिया, cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो यहाँ से cos स्क्वायर बचा, sin स्क्वायर बचा, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं sin x इंटू cos x अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से cos स्क्वायर बचा, यहाँ से sin स्क्वायर बचा, उसका वैल्यू 1 आया। ठीक है, मतलब ऊपर वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई होकर इतना सा बना। नीचे वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, अब देखो नीचे वाले पार्ट को भी यार समझे, sin x पावर 4 cos x पावर 4 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसको तो मैं क्या ले सकता हूँ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, प्लस का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, प्लस साइन। इस टर्म में और इस टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ से sin x इंटू cos x अगर मैं कॉमन ले लूँ, अंदर यहाँ से क्या बचेगा, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और dx यहाँ से आएगा। ठीक है, मतलब अगर अल्टीमेटली अगर बात समझी जाए तो 0 टू पाई बाई 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, ये cos स्क्वायर x है, sin x इंटू cos x लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इससे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 मतलब 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ऐसे कुछ लिखा, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये cos x इंटू साइन एक्स बनेगा, अपॉन में कितना बनेगा, 1 प्लस ऑफ 2 cos x इंटू साइन एक्स, ये बना ना। मान लो अगर ये फर्स्ट है इक्वेशन और ये इसको सेकंड बोल दें, अगर मैं दोनों को ऐड कराऊं तो 2i बराबर कितना आएगा, 0 टू पाई बाई 2, ऐसा आएगा। पेज तो सेम है, न्यूमरेटर वाले पार्ट को ऐड कराएंगे, sin स्क्वायर cos स्क्वायर x 1 बनेगा, ये जुड़ के 2 बनेगा, तो मतलब ऊपर नीचे ऐसा सेम आ जाएगा। कट गया, dx का इंटीग्रेशन x आया, तो मतलब यहाँ पाई बाई 2 आया, और i का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। अल्टीमेटली कहने वाली बात थी कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है ना। पाई बाई 4 आया तो 4 से पाई कट जाएगा, तो 1/4 आया, 1/4 मतलब 4 पावर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर, ये इसका आंसर हुआ। और आपको लगेगा कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, नो डाउट बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। 10th का आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको इस डीपीपी की सभी प्रॉब्लम्स समझ में आ गई, और सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान से करिए ना। और आपको देखो मेनली इन डीपीपीज को देने का मतलब क्या, आप अनसीन प्रॉब्लम को कैसे ट्राई करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए। 10 प्रॉब्लम को ट्राई करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ना विद इन टाइम। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं और इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं ना, कौन कौन से क्वेश्चंस ठीक है उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, मतलब माइंड में। 10th का 4 आ रहा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था, तीनों ही बढ़िया प्रॉब्लम थे। ये भी आसान प्रॉब्लम था। ये दोनों प्रॉब्लम जो थे ना मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स, मजेदार प्रॉब्लम्स, मजेदार। उसके बाद में ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब प्रॉब्लम्स है ना, ये आसान प्रॉब्लम थी, ये भी आसान प्रॉब्लम थी। ओके बच्चों, आई होप आपको डीपीपी नंबर 30 की सभी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई। इट मीन कि आप 300 प्रॉब्लम्स कर चुके। ओके बच्चों ना, ओके, तो आज के लिए आपसे अलविदा कहते हैं ना, और कल फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।